हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। क्या अब तक मेरी ऑडियो वीडियो आ रही है क्लियर? स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। प्रीति, कमलेश, मौमिता, स्नेहा, उज्जवल, प्रीति, सादिया, शालिनी, गोदावरी, स्नेहा, प्रीति, पिंकी, उज्जवल। गुड मॉर्निंग सभी को। रोहित, हेलो, गुड मॉर्निंग। जल्दी से लाइव आइए सभी। और सबसे पहले तो ऑडियो वीडियो के बारे में बता दीजिए कि आप सभी तक पहुंच रही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो ठीक है ना? आज का हमारा टॉपिक है रोमन और अरब जोग्राफर। मतलब ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसलिए आज हम इन दो टॉपिक को कवर करेंगे, रोमन जोग्राफर को और साथ ही साथ अरब जोग्राफर को। 5 मिनट का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद हम आज की क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, 5 मिनट के इंतज़ार के बाद। तब तक मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये हमारा पेपर 1 का बैच है। मैंने पेपर 1 की स्ट्रेटेजी पे वीडियो अपलोड की थी, आप सभी ने देखी होगी। और अगर नहीं देखी है तो ज़रूर पेपर 1 की स्ट्रेटेजी पर जो वीडियो बनाई है, 2 वीडियोस हैं, पार्ट 1 और पार्ट ए और पार्ट बी करके। ठीक है, आप इन दोनों को ज़रूर देखना। अगर आप पेपर 1 का बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज फिर भी आप उसको ज़रूर देखना कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। वो वहाँ पर बहुत डिटेल में बताया गया है। करीब करीब 1.5 घंटे की क्लास है, दोनों पार्ट को मिलाकर, तो आप इसको ज़रूर देखना। और अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिंपल, जैसे इस कोर्स में आपने ज्वाइन किया है, सेम वही प्रोसेस फॉलो करके आप ज्वाइन कर सकते हो इस पेपर 1 के बैच को। आपका अगर मैथ्स डीआई वाला पोर्शन भी अच्छा नहीं है तो भी आप 70+ मार्क्स कैसे गेन करोगे, वो डिटेल में मैंने यहाँ पर बताया है। और कोर्स में ज्वाइन करोगे तो फिर तो सारी चीज़ हम करवाएंगे ही। ठीक है, पेपर वन की गुड मॉर्निंग सभी को। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए अब बढ़ते हैं अपने जी बिल्कुल, पेपर 1। ग्रीक जोग्राफर हमने कल करे थे, आज हम रोमन और अरब जोग्राफर पढ़ने वाले हैं। एक बात ध्यान रखना कि जब ग्रीक स्कॉलर आते हैं, ग्रीक के बाद रोमन आएंगे, रोमन के बाद टॉलमी आते हैं। टॉलमी टॉलमी की जब डेथ हो जाती है उसके पास डार्क एज आएगा, अरब से पहले डार्क एज आएगा। लेकिन वो बहुत छोटा सा टॉपिक है। डार्क एज, इंडियन चाइनीज जो स्कॉलर्स हैं, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन और कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको हम एक क्लास में कल करेंगे। तो ये सब के सब जो टॉपिक दिख रहे हैं आपको इतने छोटे छोटे से, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से इंडियन जो स्कॉलर हैं एंशियंट मिडिवल से पूछेगा नहीं, और जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं उनसे हम जो रीजनल प्लानिंग डेवलपमेंट होता है वहाँ पर पढ़ते ही हैं। और यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा कुछ बातें। चाइनीज स्कॉलर में बस एक ही नाम है, ये फुतुआन। वो तो आप चाहे चाइनीज पढ़ो तब भी पढ़ेंगे, चाहे आप ह्यूमनिज्म पढ़ो तब भी पढ़ेंगे। ठीक है, और बाकी एज ऑफ रेनेसेंस, इसको भी, ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है। और कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स इन इंडिया, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है। तो ये सब के सब कल की क्लास में होंगे। ठीक है, 3-4 टॉपिक हैं छोटे छोटे, तो ये कल की क्लास में एक साथ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि रोमन, सबसे पहले तो ग्रीक आ गए, फिर रोमन आ गए, फिर अरब स्कॉलर आ गए, इसके बाद डार्क एज आएगा। ठीक है, डार्क एज यानी अंधयुग, अंधकार युग। और उसके बाद फिर आते हैं आपके रोमन के बाद फिर आएंगे अरब स्कॉलर। सॉरी, रोमन, रोमन के बाद अरब स्कॉलर, डार्क एज, डार्क एज के बाद फिर अरब। ठीक है, इस प्रकार से सीक्वेंस चलता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। और फिर
हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं रोमन जोग्राफर से। तो कल मैंने आपको मैप में दिखाया था कि रोम कहाँ है, इटली की राजधानी है रोम। तो ये यूनान जो है, जिसको हम ग्रीक बोलते हैं, उसके पश्चिम में एक देश है। ऐसा तो पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, इटली का ये प्रमुख शहर है, राजधानी है इटली की, ठीक है। और इटली की जो प्रमुख नदी है उसका नाम है टाइबर। टाइबर रिवर का आपने नाम सुना होगा, या टिबर रिवर भी बोलते हैं, ये मेन रिवर है इटली की। और ये इटली के सेंट्रल पार्ट से होकर के गुजरती है। ये जो रोमन सिविलाइजेशन है, इसका ये 5th सेंचुरी तक हमारा रहती है, 5th सेंचुरी तक, टॉलमी की डेथ तक। जैसे ही लेकिन टॉलमी की डेथ होती है, उसके बाद फिर जो रोमन ग्रीक स्कॉलर ने जितने भी अपने एक्सप्लोरेशन किए थे, ऑब्जर्वेशन से उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट्स दिए थे, वो सभी डिक्लाइन होने लग जाते हैं। तो इसी टाइम पीरियड को, इस टाइम पीरियड के बाद को, इसके बाद का जो फिर टाइम पीरियड होगा, उसे ही डार्क एज कहते हैं। डार्क एज का मतलब साइंटिफिक जो एनालिसिस है, ऑब्जर्वेशन है, उसमें डिक्लाइन आना, और सारी चीजें चर्च के हाथ में चला जाना। मतलब कुछ भी अगर डिफाइन किया जाएगा तो वो चर्च के आधार पर, जो बाइबल में लिखा है उसके आधार पर, उसको भी जो पोप इंटरप्रेट करेगा, जिस प्रकार से जो पादरी है वो एक्सप्लेन करेगा, व्याख्यात करेगा कि सारा चीज ये सब गॉड की वजह से हो रही है, ईश्वर की वजह से हो रहा है। ना साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन होगा, ना उसका एक सही तरीके से एनालिसिस होगा, बस भगवान का ये सारी चीजें देन है। इसको, ये पूरा अंधकार जो, ये जो पूरा टाइम पीरियड है, इसमें ये सारी बातें छाने लग जाती है। इसी को डार्क एज बोलते हैं। डार्क एज का मतलब ये नहीं कि पूरे दुनिया में एक साथ डार्क एज आया होगा, नहीं। ये सिर्फ यूरोप की बात हो रही है कि यूरोप में डार्क एज रहा है 3rd से 14th सेंचुरी तक। लेकिन इसी टाइम पीरियड में अरब स्कॉलर सेवन 7th सेंचुरी से स्टार्ट हो गए थे, और वो 12th 13th सेंचुरी तक उनका टाइम पीरियड रहा है। तो पैरेलली उनसे थोड़ा सा बाद में देखो, 3rd से तो डार्क एज शुरू हो रहा है, ये 7th सेंचुरी से स्टार्ट हो जाते हैं अरब स्कॉलर। तो ये हम देखेंगे अब आगे। तो अभी तो पहले रोमन देख लें, फिर उसके बाद बढ़ते हैं। रोमन जो जोग्राफर है, रोमन स्कॉलर का जो मेजर कंट्रीब्यूशन है, वो हिस्टोरिकल, रीजनल, पॉपुलेशन, फिजिकल ज्योग्राफी में रहा है। कुछ चीज़ें इन्होंने जो प्रीवियस स्कॉलर थे, ग्रीक स्कॉलर, उनसे एक्वायर की, उनसे, और उसको एनालिसिस किया, उसमें थोड़ा करेक्शन किया, ये सारी चीज़ें करी। और इनका जो मेन तरीका था इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का, वो कल्पना के बजाय एक्चुअल में जाओ, एरिया, उस क्षेत्र में, वहां पर जानकारी प्राप्त करो, एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो जानकारी है उसको प्राप्त करना, ठीक है। और इनका जो मुख्य इंक्लिनेशन था, झुकाव था, कि किस तरफ आपको ज्यादा स्टडी करनी है, तो इनका झुकाव भौतिक भूगोल की अपेक्षा मानव भूगोल की तरफ ज्यादा था। यानी कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी की तरफ इनका ज्यादा इंक्लिनेशन था या झुकाव था, बजाय किसके, फिजिकल ज्योग्राफी के। गुड मॉर्निंग सभी को। चलो, पेपर 1 के बारे में मैं लास्ट में बता दूंगा, अभी बस सुनते रहो। अब इनमें सबसे पहले जो स्कॉलर हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है स्ट्रैबो। आपको किसी का भी डेट याद नहीं रखना है, बस सीक्वेंस याद रखना है। मैंने डेट इसलिए लिखा है, कभी आगे पीछे अगर हो जाए तो डेट देख के आप खुद से मैच भी कर सको, लेकिन ऑलरेडी इसमें सीक्वेंस अरेंज्ड है। तो जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा हुआ है, आपको उसी सीक्वेंस में याद रखना है, इधर उधर भटकना नहीं है। स्ट्रैबो, देखो स्ट्रैबो ने रीजनल ज्योग्राफी पे बहुत काम किया है, ठीक है। तो इसीलिए इसे एक तरीके से फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी भी कह सकते हैं, क्योंकि एंशिएंट टाइम में इन्हें शुरुआत करी है। और यहीं से ज्योग्राफी वाज फर्स्ट डिफाइंड एज क्रोनोलॉजिकल साइंस, कोरोलॉजिकल साइंस। कोरोलॉजिकल साइंस का मतलब क्या है, क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान। देखो, एक बार आपने ये नाम सुना होगा कि कांट ने कोरोग्राफी शब्द का इस्तेमाल किया था ज्योग्राफी के लिए, उसको बदल करके कोरोलॉजिकल साइंस किया है अल्फ्रेड हेटनर ने। वो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये लिखा है कि शुरुआत यहाँ से मानी जाती है कि ज्योग्राफी एक कोरोलॉजिकल साइंस के रूप में है, तो यहाँ से शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। तो ये जो कोरोलॉजिकल, ये क्षेत्र का वर्णन करने वाला विज्ञान है, किसी स्पेशल एरिया का या एरिया का डिस्क्रिप्शन या वर्णन करने वाला विज्ञान है कौन, ज्योग्राफी। तो ये स्ट्रैबो से शुरू हो जाता है, क्योंकि स्ट्रैबो रीजनल ज्योग्राफी के स्कॉलर हैं, रीजनल ज्योग्राफी पे इन्होंने बहुत काम किया है।
और उसी से संबंधित इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसको ज्योग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं, या एग्जाम में इसका बार बार नाम आता है ज्योग्राफिया, ज्योग्राफी का। और ये 17 वॉल्यूम में लिखी गई पुस्तक है। अगर ज्योग्राफी का, सिर्फ ज्योग्राफी का नाम दे या ज्योग्राफी का नाम दे और 17 वॉल्यूम ना बोले और स्ट्रैबो अगर ऑप्शन में नहीं है, तब क्या आप लगाएंगे? तब तो इराटोस्थनीज होगा। ठीक है। और अगर ज्योग्राफी का दिया हुआ है, 17 वॉल्यूम बोला हुआ है और इराटोस्थनीज ऑप्शन में नहीं है, तो फिर स्ट्रैबो इसका ऑप्शन होता है। और ये रीजनल ज्योग्राफी पे लिखी गई पुस्तक थी। जो भी जितना भी अपने आसपास का ये संसार जानते थे, उनका इसमें इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है। अभी मैं बताऊंगा कि किस पार्ट में क्या इन्होंने कहा है। और इन्होंने, स्ट्रैबो ने डिस्क्राइब किया जो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसको ऑक्यूमिनो। ऑक्यूमिनो, ये इसका मतलब होता है इनहेबिटेड, जहाँ पर रहता है, वास क्षेत्र होता है, वास क्षेत्र जहाँ पर हम रहते हैं। इसी शब्द को आगे चल करके इक्यूमीन और नॉन इक्यूमीन में बदल दिया गया। मतलब इक्यूमीन मतलब हैबिटेबल, और नॉन इक्यूमीन माने नॉन हैबिटेबल, मतलब वास क्षेत्र और जहाँ पर वास नहीं कर सकते वो वाला क्षेत्र। तो 17 वॉल्यूम ज्योग्राफी का, इसका दूसरा नाम ज्योग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया भी, अगर ऐसे भी दे दे तो भी आप लगा देना कि हाँ ये स्ट्रैबो की ही पुस्तक है। स्ट्रैबो ने इसको कंपोज किया ऑन द बेसिस ऑफ ओन कंप्लीट ज्योग्राफिकल नॉलेज। तो इसने ये अपनी ज्योग्राफिकल नॉलेज के आधार पर इसको कंपोज किया। स्ट्रैबो जो है एक प्रमुख भूगोलवेत्ता था। यहाँ मैप मेकिंग में आपसे ये भी पूछा जाता है, ये मैप मेकिंग भी ये जानता था एंड इट्स रीडिंग वर्क। लेकिन मुख्य काम जो है मैप मेकिंग में टॉलमी का, आगे टॉलमी के मानचित्र आएंगे, उनको हम पढ़ेंगे। स्ट्रैबो ने इराटोस्थनीज के मानचित्रों का ज्ञान प्राप्त किया और उसके मानचित्र को शुद्ध करने का, शुद्ध भी किया, मतलब उनमें करेक्शन भी किया। जो इराटोस्थनीज के मैप थे उनको करेक्ट भी किया। और सबसे पहली बार स्ट्रैबो ही वो फर्स्ट व्यक्ति था जिसने सबसे पहली बार मेडिटेरेनियन सी को मैप पर दर्शाया। ठीक है। और स्ट्रैबो रिवाइज हिज मैप ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस इन चेंजिंग द एग्जैक्ट साइज एंड शेप ऑफ द आइबेरियन पेनिनसुला, ग्रीस, एड्रियाटिक सी। यानी कि जो सबसे पहले भूमध्य सागर को मानचित्र पर दर्शाया, और साथ ही इसने अपने मानचित्र में जो आइबेरियन प्रायद्वीप है, यूनान है, एड्रियाटिक सी है, इनका आकार भी ठीक किया, करेक्ट किया कि ये एक्चुअल साइज से बड़े या छोटे तो नहीं हो रहे हैं। इनकी शेप में करेक्शन किया। और ये उसने अपने अनुभव के आधार पर इसमें ये सारे जो संशोधन हैं किए हैं। और इसने मैप में आयरलैंड को ब्रिटेन के नॉर्थ में शो किया था। जो आयरलैंड है उसके नॉर्थ में है, आयरलैंड ब्रिटेन के नॉर्थ में है, ऐसा इसने बताया। अब जो मैंने आपसे पीछे बात बोली थी कि स्ट्रैबो ने 17 वॉल्यूम में अपनी ये पुस्तक लिखी है, असल में इसकी जो योजना थी कि मुझे 43 वॉल्यूम्स में लिखना है, लेकिन ये 17 वॉल्यूम में ही लिख पाया था। फर्स्ट और सेकंड वॉल्यूम में देखिए, इसने जो पहले और दूसरे वॉल्यूम है उसमें इसने विश्व भूगोल तथा सामान्य भूगोल के बारे में जानकारी दी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में और जनरल ज्योग्राफी के बारे में जानकारी दी है, फर्स्ट एंड सेकंड वॉल्यूम में। थर्ड वॉल्यूम में इसने अलग अलग कंट्रीज के जितना भी जानता था यूरोप कॉन्टिनेंट के स्पेशली, जो गेल जिसको फ्रांस बोलते हैं, फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन, इनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है। फोर्थ वॉल्यूम में फोर्थ वॉल्यूम में आपका द पोजीशन साइज ऑफ फ्रांस, ब्रिटेन, आल्प्स, इनके बारे में, इनकी पोजीशन के बारे में, कहाँ पर ये है इसके बारे में जानकारी दी। फिफ्थ एंड सिक्स्थ वॉल्यूम में रीजनल ज्योग्राफी ऑफ आइलैंड, आइसलैंड, जैसे इटली, सिसिली, कॉर्सिका, सार्डिनिया, इनके इनके रीजनल ज्योग्राफी लिखी है। सेवंथ वॉल्यूम जो आता है, इसमें ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन दिया गया है अलग अलग पार्ट ऑफ, अलग अलग जो पार्ट्स हैं नॉर्थ यूरोप के, उसको लिखा। एट, नाइन्थ एंड टेंथ वॉल्यूम में इसने जो ग्रीक और उससे जुड़ी हुई जो टेरिटरीज हैं इनके बारे में लिखा हुआ है, और उनके डिस्क्रिप्शन भी दिए हैं, ग्रीस के बारे में भी लिखा है। ओके। 11th वॉल्यूम में इसने जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसके बारे में जानकारी दी है। और जो इसका 12th वॉल्यूम है, इसमें आपका जो पॉन्टस पॉन्टस माउंटेन है, एशिया माइनर है, और जो कावाडोका है, इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। ये हो गए कितने, 12th वॉल्यूम, 12th। अब 13, 14, इसमें वेस्टर्न रीजन ऑफ एशिया माइनर, इसके बारे में जानकारी दी। 15th वॉल्यूम में
साउथ एशिया जिसमें अरेबिया, सीरिया, पर्शिया, असीरिया, पैलेस्टाइन और ये मेसोपोटामिया, इनके बारे में लिखा है। 16th वॉल्यूम में इसने रीजनल ज्योग्राफी लिखी है एशिया माइनर की और इंडिया की, 16th में। ये तो याद ही रखना कि किसमें इंडिया के बारे में जानकारी है, ऐसे पूछ सकता है। 17th वॉल्यूम में इसने अफ्रीका अफ्रीका स्पेशली लीबिया और इजिप्ट के बारे में जानकारी दी है। ठीक है। और हेटनर ने इसकी ज्योग्राफी का रिव्यू किया है, जो अल्फ्रेड हेटनर जिसने कोरोलॉजिकल साइंस के रूप में ज्योग्राफी को डिफाइन किया था, तो इसने क्या किया, जो स्ट्रेबो की ज्योग्राफिका का रिव्यू किया और कहा है कि दिस बुक इज अ कंपोजिशन ऑफ वर्क ऑफ इराटोस्थनीज एंड अदर्स एंड नॉट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल सर्वे। ये बात याद रखना, किसके, हेटनर का ये रिव्यू है, किसके बारे में, स्ट्रेबो की ज्योग्राफिका के बारे में इनका ये रिव्यू है। ठीक है, कि ये जो बुक है ये इनके खुद के ऑब्जर्वेशन के आधार पर नहीं है, बल्कि इन्होंने ये क्या किया है, पहले से जो लोग थे उनका उनके जो काम है मुख्य रूप से इराटोस्थनीज और बाकी जो स्कॉलर हैं उनके काम पर ये बेस्ड है, उनके ही जो आंकड़े थे, उनके ही जो सर्वेक्षण थे उस पर आधारित है, ना कि इनके व्यक्तिगत जो सर्वेक्षण है, जो इनके इंडिविजुअल सर्वे है उस पर आधारित नहीं है। ये हेटनर का रिव्यू है, सबका नहीं, हेटनर के बारे में इस बात को याद रखना। कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि क्या ज्योग्राफी का इनके खुद के आधारों पर, खुद के जो सर्वेक्षण हैं, सर्वेज हैं, उन पर बेस्ड है, तो आपको बताना होगा कि नहीं, ऐसा किसका मानना है। ये भी याद रखना। ठीक है। मैथमेटिकल ज्योग्राफी में इनका क्या कोई योगदान है? मैथमेटिकल ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो स्ट्रैबो का कोई विशेष योगदान नहीं है। कारण यह है कि इनकी बहुत ज़्यादा रुचि नहीं थी मैथमेटिकल ज्योग्राफी में। ठीक है, तो इसलिए इनका इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसका इसमें नहीं है, क्योंकि इनकी मेन रुचि तो रीजनल ज्योग्राफी में थी। रीजनल ज्योग्राफी में इनका ज़्यादा योगदान है। इन्होंने जो भी अपने कॉन्सेप्ट दिए हैं, जो भी इनकी बातें हैं मैथमेटिकल ज्योग्राफी को लेकर के, वो पहले से जो स्कॉलर हैं जैसे इराटोस्थनीज है, हिपार्कस है, पोसिडोनियस है, उन्हीं के आधार पर बेस्ड है, क्योंकि ये उनके ही काम से प्रभावित थे, तो इसलिए ज़्यादा इसमें काम इनका है नहीं। नेक्स्ट अगर हम हिस्टोरिकल ज्योग्राफी देखें तो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में इन्होंने जो भी इनका अनुभव था, जो भी इन्होंने आसपास को देख करके नॉलेज प्राप्त करी थी, तो उसको इन्होंने भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर परिभाषित करने का प्रयास किया। ठीक है, तो जैसे स्टडी द फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग द हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन विद रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफिकल कंडीशन एंड टू स्टडी देयर हिस्टोरिकल इफेक्ट इन डिटेल। मतलब इसमें भी हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में भी इन्होंने क्या देखा, पास्ट में जो भी घटनाएं हुई हैं तो उनको ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसे करके प्रभावित करती है। ये अगर कोई क्षेत्र है, यहाँ पर कोई हिस्टोरिकल कोई इवेंट हुआ है, कोई वॉर हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो यहाँ पर इस हिस्टोरिकल इवेंट में इसकी जो एक लोकेशन है वो कैसे करके इसको प्रभावित की है, यहीं पर क्यों वॉर हुआ है या फिर यहीं पर कोई हिस्टोरिकल इवेंट क्यों हुआ है, तो इसका ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट क्या है, ज्योग्राफिकल कंडीशन के आधार से इसको कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है इस हिस्टोरिकल इवेंट को, ये इन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो स्ट्रैबो हैज टोल्ड इन हिज ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन दैट एज अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेट क्लाइमेट, मतलब जो इन्होंने ये बताया है कि जो यूरोप महाद्वीप का शीतोष्ण जलवायु है, इसी के कारण वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती, कुशल, प्रशंसक होते हैं। तो इसी यहाँ की जो क्लाइमेट है, इसी क्लाइमेट के आधार पर वो कहते हैं कि यहाँ के लोग इसी क्लाइमेट के आधार पर, कहाँ के, यूरोप के ये लोग इसी क्लाइमेट के आधार पर बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, कुशल प्रशासक होते हैं, प्रशंसक नहीं, प्रशासक, जो समझ रहे, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, तो उसमें क्लाइमेट का रोल है। नेक्स्ट आता है मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी। क्या ह्यूमन ज्योग्राफी में इनका कोई योगदान है? तो मुख्य रूप से तो देखिए, ये इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी में जो काम किया है ये डिटर्मिनिज्म से, इनका जो आइडिया है वो रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये तो बाद में हम डिटर्मिनिज्म में बताऊंगा ही मैं आपको। जैसे आपने डिटर्मिनिज्म कॉन्सेप्ट देखा, तो इसमें कौन कौन से स्कॉलर हैं,
एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न तक सब के सब आपको एक लिस्ट बना के दी जाएगी। तो उसमें एक नाम पहला ये भी है स्ट्रैबो का। स्ट्रैबो डिटर्मिनिस्टिक है। हाँ, इन्होंने डिटर्मिनिज्म पे बात नहीं की ऐसे स्पेसिफिक रूप से, लेकिन इनका रुझान वही है जो रेड जेल का है। ठीक है, तो ये डिटर्मिनिस्टिक स्कॉलर थे। इनका मानना था कि मनुष्य जो भी काम करता है उस पर उसके पर्यावरण का प्रभाव जरूर पड़ता है। जैसे अभी आपने पीछे मैंने बताया था आपको हिस्टोरिकल में, इन्होंने बोला है कि हिस्टोरिकल हिस्ट्री में जो यहाँ के लोग रहे हैं वो इतने एफिशिएंट क्यों हैं, उनका प्रशासन इतना कुशल क्यों है, एफिशिएंट क्यों है, क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट है, समशीतोष्ण है। तो इसका मतलब है कि ये मानते हैं कि मनुष्य पर उसके एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है, इसी वजह से वो ऐसा है ना। और जहां पर मनुष्य रहता है उसके लिए इन्होंने ऑक्यूमीने शब्द का इस्तेमाल किया, जिसे वर्तमान में इक्यूमीन बोलते हैं। इक्यूमीन माने जहां पर लोग बसे हुए हैं। ठीक है, और जो इक्यूमीन शब्द है इसका प्रयोग एलन चर्चिल सैंपल के द्वारा किया गया है। ठीक है, स्ट्रैबो ने डिस्क्राइब किया कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप में है और वो मिडिल ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के मध्य में है। क्यों? क्योंकि यूनानियों के द्वारा इनको जो नॉलेज है मिली थी, तो उसी को इन्होंने फॉलो किया। भौतिक भूगोल में उन्होंने पर्वत, मैदान, नदियां, तट और द्वीप, जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनका जमाव हो जाता है, डिपोजिशन, उनके बारे में पहली बार इन्होंने और मकर एवं ध्रुवीय तीनों अक्षांशों का सही सही स्थिति निर्धारित की थी। ये एक इनका इंपॉर्टेंट काम है इसमें, और इसको याद रखना। ठीक है, बाकी भी याद रखना। अब आ जाते हैं रीजनल ज्योग्राफी। रीजनल ज्योग्राफी में इनका जो एकदम क्लासिक काम है वो तो 17 वॉल्यूम का ज्योग्राफी या इंसाइक्लोपीडिया है, उसको आप याद रखें, क्योंकि उसमें देखो जितना भी आसपास ये अपना जानते थे उन सबको अलग अलग वॉल्यूम्स में इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है ना। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि एक महान प्रादेशिक भूगोलवेत्ता था। ठीक है, ग्रेट रीजनल ज्योग्राफर था, क्योंकि इन्होंने इतनी कॉम्प्रिहेंसिव बुक उस पर लिखी हुई है, 17 वॉल्यूम उसके निकाले हैं। ठीक है, तो ये नाम यहाँ पर आ गया जिसमें अलग अलग कंट्रीज, इंडिया, ये सारी कंट्रीज के बारे में भी बताया था आपको, लिखा है। प्राइमरीली अगर हम देखें तो मुख्य रूप से ये रीजनल ज्योग्राफर ही थे। ठीक है, रीजनल ज्योग्राफर ही थे, और बाकी पोर्शन में भी, मतलब बाकी जो क्षेत्र हैं ज्योग्राफी के उनमें भी थोड़ा बहुत काम किया है। लेकिन मुख्य रूप से अगर आपको मैच करने को आता है इस प्रकार से कि ये 4-5 स्कॉलर नाम दिए हुए उनमें से एक स्ट्रैबो भी है, तो इनका मुख्य योगदान किस में होगा? रीजनल ज्योग्राफी में होगा। ठीक है, साथ ही कुछ इटली की, जो इटली रोम है ना, उसकी आकृति, उसका रिलीफ फीचर, आसपास के क्षेत्रों से क्या रिलेशन है, और प्लेस टू प्लेस डिफरेंस, आसपास में क्या डिफरेंस है क्लाइमेट वगैरह में, ये भी थोड़ा बहुत उन्होंने जानकारी दी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट आते हैं पोम्पियस मेला। ये दूसरे स्कॉलर हैं, सीक्वेंस में याद रखना। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? हाँ, गुड। इसी तरीके से देखो लिखते रहो, और जो जो चीज़ आपको याद करनी है एक एक बार अगर टाइप भी करोगे तो अच्छा है, टाइप करते रहो। यहाँ तक सभी को समझ में आया? कोई समस्या? याद करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि बार बार लिखते रहिए। टाइप कर, या तो आप टाइप कर सकते हैं या तो आप खुद से भी पेन पेपर लिख करके नोट कर सकते हैं। बार बार उसको लिखते रहो, एक रफ कॉपी अपनी बना लो, उसमें लिखते रहो। जैसे एक बार आपने पूरे ग्रीक ज्योग्राफर पढ़ दिए, है ना, मैं तरीका बताता हूँ आपको। जैसे मैंने आपको शॉर्ट नोट्स बनाए थे ना, मैंने अपने खुद के शॉर्ट नोट्स आपके लिए अपलोड कर दिए हैं पेड ग्रुप्स में, दोनों ही पेड ग्रुप में। तो आपने एक बार ग्रीक ज्योग्राफर रिवाइज किए, उन सभी को सीक्वेंस में उनकी शॉर्ट में 4-4 5-5 डिटेल्स हैं, लिखते चलो। फिर रोमन रिवाइज करें, 4-4 5-5 शॉर्ट शॉर्ट डिटेल्स हैं, उनको नोट करते चलो। ऐसे रिवाइज करते चलो, या तो मन में दोहरा लो। अगर मन में दोहराने से आपको याद नहीं हो रहा है तो फिर उसको नोट करके देख लो, अपने आप ही याद हो जाएगा। पोम्पियस मेला आता है आगे। तो पोम्पियस मेला जो है वो एक ज्योग्राफर था। इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इनका क्या है डिस्क्रिप्शन ऑफ हिस्ट्री में? पोम्पियस मेला ने डिसएग्री किया था जो इसके पहले के स्कॉलर थे कि जो अर्थ के व्यू के बारे में, कि अर्थ वाज राउंड, बल्कि ये मानते थे ही डिड नॉट कंसिडर द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। यानी कि पोम्पियस मेला ने
अपने पहले के जो विद्वान हैं कि इन विचार से असहमत था कि पृथ्वी की आकृति गोल है। वो गोल नहीं मानता था पृथ्वी की आकृति, बल्कि वह क्या मानता था, पृथ्वी की आकृति गोलाब है। गोलाब आकृति मतलब इसको डिसएग्री किया है, गोलाब आकृति को डिसएग्री किया है। इनकी बुक्स क्या है? इनकी बुक दो इंपॉर्टेंट बुक है, एक है कॉस्मोलॉजी और दूसरी है डिक्रोग्राफिया। कॉस्मोग्राफी और डिक्रोग्राफिया, ये भी दोनों के दोनों यूनिवर्स पर लिखी गई पुस्तक है, इतना बस आपको याद रखना है। और जो डिक्रोग्राफिया है, इसमें ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन दिया है ट्रॉपिकल टेम्परेट जोन का। हाँ, ये वाली जो है ये ब्रह्मांड के ऊपर है, यूनिवर्स के ऊपर। सेकंड वाली जो बुक है, इसमें ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन दिए हैं ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन वाले क्षेत्रों के, और साथ ही जो कॉन्टिनेंट यूरोप है, इसके टेम्परेट जोन के बारे में इन्होंने जानकारी दी हुई है। यहाँ पर इसके बारे में लिखा है। ठीक है, ये पोम्पियस मेला है, बस इतना ही याद रखना। और इसमें नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट आता है स्काईलैक्स। स्काईलैक्स स्कॉलर का नाम नहीं, स्काईलैक्स पुस्तक का नाम है, वो इन्हीं की पोम्पियस मेला की पुस्तक है। तो इसमें इन्होंने इस बुक में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है अलग अलग रीजन के, जो अर्थ के अलग अलग क्षेत्र हैं उनके बारे में जानकारी दी है, और बताया है कि देर आर टू पोल्स ऑन द अर्थ, अर्थ पर दो पोल हैं। इसमें ये बात बताई है स्काईलैक्स बुक में इन्होंने, पोम्पियस मेला ने, कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। ठीक है, दो पोल के बारे में जानकारी कौन देता है? पोम्पियस मेला। किस बुक में? स्काईलैक्स में। और साथ ही चार महासागर भी इन्होंने बताए हैं इस पुस्तक में, सीथियन, हिंद महासागर, भूमध्य सागर और अनंत सागर। ठीक है, तो ये चार सागर भी, सागर नहीं, महासागर नहीं, कुछ एक तो महासागर है, बाकी तीन समुद्र हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है प्लिनी। पोम्पियस मेला के बाद प्लिनी। प्लिनी की सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक है वो हिस्टोरिया नेचुरलिस है, हिस्टोरिया नेचुरलिस। ठीक है, और ये जो रोमन करेंसी है, एक सेकेंड, इस भूगोल इस बुक में रोमन से भारत, जो रोम है और भारत है, इसका जो एक तरफा व्यापारिक लाभ होता था, इसकी चिंता व्यक्त इन्होंने की है। और साथ ही साथ रोमन से हर साल एक 10.5 करोड़ सेस्टर, सेस्टर जो रोमन मुद्रा थी, स्वर्ण मुद्रा, पूर्वी देशों की तरफ जा रही थी। तो जो व्यापार हो रहा था भारत के और रोम के बीच में, और रोमन से हर साल 10.5 करोड़ रुपए इनकी मुद्राएं बाकी पूर्वी देशों में की तरफ जा रही थी, जिसका ज्यादातर हिस्सा भारत में था, क्योंकि भारत आप जानते हो एंशियंट टाइम पीरियड में पूर्वी देशों से, अपने जो पश्चिम में है उनसे व्यापार करता था। तो जाहिर सी बात है ये व्यापार करते थे पश्चिम में है ये, और ये अपने पूर्वी देशों को अपना जो मुद्रा है वो देंगे। तो ये चिंता इन्होंने हिस्टोरिया नेचुरलिस में व्यक्त की है, किसने? प्लिनी ने। ठीक है, और इसमें इन्होंने भारत और रोम के बीच में व्यापार, जो खनिज फसल है इनके बीच में, इनके बारे में लिखा है। ठीक है, हिस्टोरिया नेचुरलिस में। साथ ही हिस्ट्री ऑफ जर्मनी पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, हिस्ट्री ऑफ हिज ओन टाइम, ये एक पुस्तक है इनकी, बस ये नाम याद रखना। और मेटरोलॉजी पुस्तक है। देखो मेटरोलॉजी मैंने आपको कल बोला था कि एरिस्टोटल की लिखी गई पुस्तक है, हाँ वो एरिस्टोटल की है, लेकिन मेटरोलॉजी प्लिनी ने भी लिखी है। लेकिन ये बात भी ध्यान रखना कि अगर एरिस्टोटल नहीं है ऑप्शन में, तो आप प्लिनी को लगा सकते हैं, प्लिनी जरूर होंगे फिर ऑप्शन में। और अगर प्लिनी और एरिस्टोटल दोनों है, तो आप एरिस्टोटल को पहले प्रेफरेंस देंगे, तो पहली वरीयता आपकी एरिस्टोटल होंगे, सेकंड में प्लिनी आ जाएंगे। ठीक है, इसमें मेटरोलॉजी में इन्होंने, ये एक इनका ज्योग्राफिकल टेक्स्ट है जिसमें इन्होंने जो सेलेस्टियल बॉडी है, ब्रह्मांडीय जो पिंड हैं उनके बारे में, अ, बादल कैसे बादल नहीं, जो लाइटनिंग है, बिजली कड़कना, स्टार का जो स्टार्स हैं उनका टूटना, क्लाउड्स भी है, हाँ क्लाउड्स भी है, सोलर एंड लूनर एक्लिप्स है, वोल्केनिक इरप्शन है, अलग अलग एक्टिविटीज जो हैं, अर्थक्वेक है, इन सब के बारे में डिटेल्स दी हुई है। ठीक, चलिए आगे आते हैं। सैनिका। सैनिका ने भूकंप और चट्टान के बारे में जानकारी दी है, बस इतना याद रखना है। और लास्ट में इधर सोलिनास है। सोलिनास की सबसे इंपॉर्टेंट बुक है कलेक्टिव रेरम मेमोरेबिलियम, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है एग्जाम में। सोलिनास। अब आ जाते हैं क्लाडियस टॉलमी। क्लाडियस टॉलमी स्ट्रैबो की तरह बहुत इंपॉर्टेंट जोग्राफर हैं, और टॉलमी ही वो स्कॉलर हैं कि जब टॉलमी की डेथ हो जाती है उसके बाद फिर डार्क एज शुरू हो जाता है।
क्योंकि जो सारी इतनी अभी तक जो भी ऑब्जर्वेशन किए थे और उनको जनरलाइज किया था वो सब डिक्लाइन होने लग जाता है। ठीक है। जो टॉलमी है, टॉलमी का मुख्य रूप से योगदान देखिए मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में और ज्योग्राफी में रहा है। ठीक है। और ज़्यादातर समय देखो ये अलेक्जेंड्रिया जो लाइब्रेरी हुआ करती थी वहाँ पर रह के पढ़ाई करते थे और अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बिल्ड करते थे, अपनी नॉलेज को बढ़ाते थे। टॉलमी ने मुख्य रूप से देखिए प्रोजेक्शन में भी काम किया है, इनका इंटरेस्ट ज्योग्राफी में, कार्टोग्राफी, मैप मेकिंग, इन सब में भी था। और ये कई सारे मैप इन्होंने बनाए हैं। ये भी माना जाता है कि जो वर्तमान समय में मैप बनाए गए हैं वो टॉलमी के मैप पर ही बेस्ड है। इन्होंने जो टॉलमी में मैप बनाए थे उनका ही धीरे धीरे करके उनको रिवाइज करते गए, संशोधन उनमें करते गए, तो आज के जो मैप हैं इन्होंने देखो प्रोजेक्शन पर मैप बनाए हैं। प्रक्षेप हम कार्टोग्राफी में पढ़ेंगे, तो इनके ही मैप पर वो बेस्ड है। तो टॉलमी को एक तरीके से लिटरेरी थीफ भी बोलते हैं, साहित्यिक चोर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो पहले से स्कॉलर थे उनके जो भी टेक्स्ट थे उनको इन्होंने बहुत ज़्यादा रिवाइज किया है, उनको पढ़ा है, और उनकी टेक्स्ट की झलक इनके टेक्स्ट में दिखाई देती है, तो इसलिए इनको लिटरेरी थीफ भी बोलते हैं। ठीक है। टॉलमी की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनका आप नाम याद रखिएगा। सबसे पहली है गाइड टू ज्योग्राफी। ठीक है। गाइड टू ज्योग्राफी या ज्योग्राफिक सिंटैक्सिस, ये पहली बुक है इनकी। ओके। अब देखिए ये 8 वॉल्यूम में पब्लिश है। याद रखना कितने वॉल्यूम में? 8 वॉल्यूम्स में। इसमें क्या बात कही गई है? तो इसमें जो यहाँ पर जो रूल्स कर रहे थे आर डिस्क्राइब इन वन, यानी कि थियोरेटिकल रूल्स, कुछ थियोरेटिकल रूल्स हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, कार्टोग्राफी से रिलेटेड, ये इसमें पहले वॉल्यूम में डिस्क्राइब किए गए हैं। वॉल्यूम 2 से लेकर के वॉल्यूम 7 तक इसमें विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस अबाउट 400 प्लेसेस को जो भी जितना ये नोन पार्ट जितना भी जानते थे इनहेबिटेड था उसको इन्होंने प्लेस किया है। यानी कि 8000 वो क्षेत्र, 8000 उन स्थानों के नाम लिखे गए हैं जिनको ये जानते थे, और इन सब 8000 स्थानों के नाम अक्षांश और देशांतर की मदद से, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की मदद से इसमें डिस्क्राइब किया गया है। जो 8th वॉल्यूम है इसका, इसमें मानचित्र कला के, कार्टोग्राफी के अलग अलग नियम प्रिंसिपल्स इसमें दिए गए हैं। ठीक है। इसी वजह से जो कार्टोग्राफी है, कार्टोग्राफी में इनका बहुत काम है। साथ ही कार्टोग्राफी में जब मैप मेकिंग करते हैं, कोनिकल प्रोजेक्शन, इसके बारे में भी इन्होंने जानकारी दी है। ठीक है। लैटिट्यूडनल लाइन क्या होती है, इसको कैसे करके फाइंड किया जाता है, लॉन्गिट्यूड को कैसे फाइंड करते हैं, मैप मेकिंग के बारे में जानकारी दी है। तो ये मुख्य रूप से जो बुक है गाइड टू ज्योग्राफी, कार्टोग्राफी पर बेस्ड है। कार्टोग्राफी, मैप मेकिंग, इस पर बेस्ड है। इन्होंने मॉडिफाई किया, कोनिकल प्रोजेक्शन को ये मॉडिफाई करते हैं और स्टीरियोस्कोपिक प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं फॉर पोलर रीजन। पोलर रीजन के लिए स्टीरियोस्कोपिक प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, किसके बजाय? कोनिकल के बजाय। ठीक है। और 26 अदर रीजन्स को भी इसमें प्लेस करते हैं। फर्स्ट जर्नल मैप ये वर्ल्ड का प्रिपेयर करते हैं, पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला एक जर्नल मैप प्रिपेयर किया जाता है टॉलमी के द्वारा। तो टॉलमी मुख्य रूप से क्या है? कार्ट मैप मेकर है, और टॉलमी के ही मैप मेकिंग में आगे अलिद ऋषि का नाम आएगा, वो इसमें करेक्शन करते हैं टॉलमी की जो मैप है। ठीक है। अल्मागस्ट है इनकी, और गाइड टू ज्योग्राफी तो मैंने बता ही दी है। अल्मागस्ट जो इनकी बुक है वो मैथमेटिक्स, इस बुक में मैथमेटिक्स के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, और जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं और कॉन्स्टलेशंस, नक्षत्रों तारों के बारे में जानकारी दी है। ठीक है। इस पुस्तक में अलिद ऋषि करेक्शन करते हैं। अल्मागस्ट, किसने टॉलमी की पुस्तक में करेक्शन किया है? अलिद ऋषि ने किया है। किस बुक में? अल्मागस्ट में। ठीक है। हाइपोथेसिस ऑफ ऑन प्लैनेट्स, एनालिमा, ये सब किसकी पुस्तकें हैं? ये टॉलमी की ही पुस्तकें हैं। ओके। और इन दोनों पुस्तकों में देखिए नक्षत्र विज्ञान के बारे में जो, और साथ ही साथ जो ये दोनों ब्रह्मांड के ऊपर ही और सेलेस्टियल बॉडीज के ऊपर ही लिखी गई पुस्तक है कि ग्रहों का आपस में क्या रिलेशन है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है, तो टॉलमी का जो मुख्य रूप से देखिए काम है वो एक स्पेसिफिक एक्सप्लोरेशन ऑन एस्ट्रोनॉमी, शेप ऑफ
अर्थ की शेप के बारे में भी ये बात कहते हैं, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा कार्टोग्राफी और जनरल ज्योग्राफी में रहा है। ठीक है, क्योंकि अक्षांश देशांतर रेखाओं का व्यवस्थित एक जाल बनाना, विश्व मानचित्र मानचित्र को बनाना, इनसे इसने जो विश्व मानचित्र का निर्माण किया है वो इरेटोस्थनीज के स्थान पर पोसिडोनियस द्वारा दी गई पृथ्वी की परिधि को माना है। देखिए, जो सरकमफेरेंस इरेटोस्थनीज ने भी कैलकुलेट किया था। सरकमफेरेंस याद रखना कि पोसिडोनियस ने भी कैलकुलेट किया था अपने तरीके से, लेकिन ये इरेटोस्थनीज के जो सरकमफेरेंस है उसको नहीं मानते हैं, पोसिडोनियस का सहारा लेते हैं अपने मैप मेकिंग में, जो वर्ल्ड का इन्होंने मैप बनाया है। ठीक है, और विश्व मानचित्र पूर्व से पश्चिम कम फैला हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से विश्व का जो मानचित्र है इस तरीके से ईस्ट वेस्ट में कम एक्सटेंडेड है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इनका रीजनल ज्योग्राफी में क्या कोई इनका योगदान है? देखो, रीजनल ज्योग्राफी में इनके द्वारा जो गाइड टू ज्योग्राफी लिखी गई पुस्तक है, कार्टोग्राफी पर है, लेकिन उसमें मैंने बोला था ना कि इसमें इन्होंने आसपास के जो क्षेत्र हैं 8,000 नाम दिए हैं उसमें। तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उनके जो भी जिन देशों के नाम वो जानते थे उनकी स्थिति अक्षांश देशांतर के आधार पर, साथ ही वहाँ के जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, वहाँ के पर्वत हैं, वहाँ के पठार हैं, साथ ही इनके बारे में, नदियों के बारे में, जो रिवर्स हैं वहाँ पर फ्लो करती हैं, इन सब के बारे में जानकारी दी है। ठीक है, और टॉलमी ने कैस्पियन सी को भी शो किया है। कैस्पियन सी को बताया है कि ये अ, एक एक इनलैंड सी है, आंतरिक सागर है, और माना है, ये भी माना है कि वोल्गा नदी में अपना जल कैस्पियन सी में गिराती है। वोल्गा रिवर है जो कैस्पियन सी में गिरती है, तो ये भी इस बात को बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टॉलमी को जो दो महाद्वीप हैं, दो महाद्वीप की अपेक्षा अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानकारी सीमित थी। मतलब अफ्रीका के बारे में देखो वो बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे जितना एशिया और यूरोप के बारे में जानते थे, उसके बारे में थोड़ा कम जानकारी थी। लेकिन जो नॉर्दर्न अफ्रीका है, नील नदी, नॉर्दर्न अफ्रीका के बारे में जानते थे, और साथ ही साथ नील नदी के बारे में भी इन्होंने लिखा हुआ है। टॉलमी ही वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहली बार गंगा रिवर को, गंगा की जो खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, इसको मानचित्र पर दर्शाया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है। बंगाल की खाड़ी को सबसे पहले किसने शो किया मैप पर? तो वो टॉलमी ही व्यक्ति है। ठीक है, उसने भारत का जो पश्चिम वाला क्षेत्र है, भारत का ये पश्चिमी तट है, इसकी दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर आकलन किया है, सही सही आकलन करने का पूरा प्रयास किया है। और तप्रोबाने, तप्रोबाने यानी कि श्रीलंका, तप्रोबाने श्रीलंका को इसने पश्चिमी तट के सामने दिखाई थी कि ये कहाँ पर है, इसकी स्थिति पश्चिमी तट के सामने है। इस तरफ हो सकता है कि इसने पश्चिमी तट के सामने दिखाई हो। तो ये इसका मानना था, ये किसके बारे में? इंडिया के बारे में। और श्रीलंका को तप्रोबाने कहा जाता था। क्या इम्पैक्ट है टॉलमी का? क्या टॉलमी का कोई इम्पैक्ट है? बिल्कुल, टॉलमी का बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है ज्योग्राफी पर और बाकी जो स्कॉलर हैं। टॉलमी ने देखो जो मैप बनाया था, तो उसी के मैप के अनुसार, उसी की जो अनुभव थे, कल्पनाएं थी, उसने जो भौगोलिक ज्ञान संकलित किया था, ज्योग्राफिकल नॉलेज को इकट्ठा किया था, तो उसी के आधार पर कोलंबस निकल गया कि पृथ्वी तो गोल है। तो भारत पहुंचने के लिए वो पश्चिम की तरफ से, वेस्ट की तरफ से निकल गया, लेकिन वो भूलवश कहाँ पहुंच गया? अमेरिका में पहुंच गया, क्योंकि उसे पता नहीं था ना कि पश्चिम में एक थर्ड वर्ल्ड भी है, तो वो उधर पहुंच गया। टॉलमी ने ही जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर के दक्षिण में एक और महासागर, जो उस समय तक ज्ञान नहीं था, बताया, इसका नाम है अंटार्कटिका। टॉलमी, हिंद महासागर के दक्षिण में एक और महाद्वीप है, उस समय तक ज्ञान नहीं था, तो इसने ने बताया कि वो अंटार्कटिका है। इसकी ज्योग्राफी या एनालिमा, एल्मागस्ट, ये सब इम्पोर्टेंट हैं, जो कि जिसका प्रभाव आज तक हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके जो मानचित्र हैं, मानचित्र का जो प्रभाव है संसार के 17वीं शताब्दी तक छाया, 17th सेंचुरी तक इसके मानचित्रों का, मैप्स का इम्पैक्ट रहा किस पर? पूरे वर्ल्ड पर, 17th सेंचुरी तक। और इनका इतना योगदान है कि इसी कारण से इनको कहा जाता है कि टॉलमी की पदवी भीमकाय है। भीमकाय है मतलब बाकी जो स्कॉलर हैं उनके सामने ये एक जायंट स्कॉलर के रूप में सामने आते हैं। ठीक है, ये इम्पैक्ट है टॉलमी का। तो रोमन जोग्राफर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अरब स्कॉलर पढ़ेंगे।
ठीक है, क्या आपको यहाँ तक कोई समस्या? और रोमन के बाद देखना डार्क एज आएगा, लेकिन डार्क एज बस जो सिंपल सा मैंने दो शब्दों में बताया है, डार्क एज वही है। डार्क एज में कुछ नहीं हुआ है, बस सारी साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन को, नॉलेज को नकार दिया गया, और बस सारी चीजें किस प्रकार से, उन्हें भूकंप क्यों आ रहा है, भगवान की देन है। ज्वालामुखी क्यों आ रहा है, बस ईश्वर की देन है, गॉड की देन है। यही बातें बस इसमें की गई हैं। इसी को डार्क एज बोलते हैं। रोमन के बाद आएगा, और डार्क एज के बाद फिर आता है अरब। लेकिन पहले हम अरब पढ़ ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो डार्क एज है फिर उसमें हम ये छोटे छोटे सारे टॉपिक्स कर लेंगे एक साथ, तो उसको कल कर लेंगे। लेकिन आप सीक्वेंस उसी प्रकार से याद रखना, ठीक है? अभी रुको, अभी दूसरा टॉपिक है, अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं नेक्स्ट पीडीएफ है जिसको ओपन कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा है कि आज हम दो टॉपिक करेंगे। पहला टॉपिक तो हो गया है, दूसरा अरब, अरब स्कॉलर। छोटे छोटे टॉपिक हैं ये, इस वजह से कर लेते हैं। ठीक है, सबको यहाँ तक क्लियर है ना? ग्रीक, रोमन, डार्क एज और फिर अरब, एग्जाम में भी पूछा भी गया है। तो यहाँ तक सभी को समस्या, कोई कोई प्रॉब्लम किसी को? तो अब हम अरब स्कॉलर पढ़ने वाले हैं। ये दो हमारे कंप्लीट हो गए। और कल हमारे ये और ये ये तीन, और इसके अलावा डार्क एज, ये टॉपिक कंप्लीट होंगे चार एक साथ, बिना किसी समस्या के। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो अरब जोग्राफर है, अरब जोग्राफर का टाइम पीरियड कहलाता है मिडिवल एज। ठीक है, आप जानते हो मैंने आपको पीछे बोला था कि जैसे रोमन में टॉलमी की डेथ होती है, उसके बाद फिर 300 एडी से लेकर के एनो डोमिनी या ईसा मसीह, ईसवी बोलते हैं जिसको, 300 से 17th सेंचुरी तक, कहीं कहीं पर आपको 14th सेंचुरी लिखेगा। देखो ऐसा है ना, जो ये चीज़ें हैं, कहीं पर 17th है, कहीं पर 14th है, तो ये अलग अलग बुक्स में अलग हैं। और जो बातें स्कॉलर्स के बीच में, जो राइटर्स हैं उनके बीच में एक नहीं है, उसमें वो एक मत नहीं है, तो वो एग्जाम में नहीं आती है। आपसे ऐसा नहीं पूछेगा कि बताओ यहाँ से यहाँ तक कहाँ तक था डार्क एज। कभी आपने ये वाला क्वेश्चन देखा है कि डार्क एज का बताओ? इसलिए एक राउंड फिगर में हमें याद रखना चाहिए कि थर्ड से 14th सेंचुरी, 17th सेंचुरी तक। तो इसको भी आप तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ये मिडिवल टाइम पीरियड कहलाता है पूरा। और अरब जोग्राफर का टाइम पीरियड भी मिडिवल में ही है। तो मिडिवल को भी हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, अर्ली मिडिवल एज, जो कि थर्ड से 17th, ये आपका 300 से 700 एडी तक था। सेकंड, इंटर मिडिवल एज, जो कि 700 से 1250 तक था। और फिर जो थर्ड है, जिसको हम पोस्ट मिडिवल एज कहते हैं, तो ये 1250 से 1700 ईस्वी तक था। अब इसमें जो आपका अरब जोग्राफर का काम है, वो सेकंड यानी कि इंटरमीडिएबल एज में आता है। ठीक है, तो डार्क एज आपका तीसरी से थर्ड से 12th सेंचुरी तक था। डार्क एज जिसको हम कहते हैं, क्रिश्चियन पश्चिम में, यानी कि यूरोपीय देशों में। कोई बहुत ज़्यादा इसमें प्रोग्रेस नहीं हुई है जोग्राफिकल नॉलेज की, लेकिन जो मैनी कॉन्सेप्ट्स वर कवर्ड विद इग्नोरेंस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं उनको इग्नोर कर दिया गया। जोग्राफी डिक्लाइन करने लगी थी यूरोप में, और इंक्रीजिंग करने लगा था। लेकिन पश्चिम पूर्व की तरफ आप देखो तो अरब स्कॉलर क्या करने लगे थे, वो इंक्रीज कर रहे थे, कोस्टल एरिया की तरफ बढ़ रहे थे, सेंट्रल एरिया एशिया की तरफ बढ़ रहे थे, ईस्ट एशिया की तरफ बढ़ रहे थे। यहीं पर अरब स्कॉलर जो हैं, इन्होंने बहुत लंबी लंबी यात्राएं करी हैं। तो जाहिर सी बात है, जब समुद्र के माध्यम से, समुद्री रास्तों के माध्यम से जब ये जाएंगे, तो लंबे लंबे नए रूट्स का ये खोज करेंगे, है ना? नए रूट्स को ये जानेंगे, कार्टोग्राफी में इनका योगदान है। और जब ये रूट से जा रहे होंगे किस समुद्र में, तो मौसम से इनका जरूर सामना होगा।
तो क्लाइमेटोलॉजी में इनका योगदान है, ओशनोग्राफी में इनका योगदान है, कार्टोग्राफी में इनका योगदान है, क्योंकि जब दूसरी बार जा रहे होंगे या फिर नेक्स्ट किसी दूसरी जनरेशन के स्कॉलर्स के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तो मैप बनाते थे, कार्टोग्राफी में काम करते थे, क्लाइमेटोलॉजी में, ओशनोग्राफी में इनका योगदान है। ठीक है। साथ ही जो दूसरे देश हैं उनके साथ व्यापार करते थे। यात्रा क्यों कर रहे हैं? व्यापार के लिए व्यापार करते हैं। और यूनानी जो देश हैं, ग्रीक्स हैं और साथ ही भारतीय हैं, यूनान पर इन्होंने कई देशों पर विजय प्राप्त की, भारतीय संस्कृति के संपर्क में आए। तो ये इनका इस प्रकार का जो है कि रहा है। इंटरमीडिएबल पीरियड कहते हैं, जो अरब स्कॉलर का एज माना जाता है, जिसको हम अरब भूगोल या फिर मुस्लिम युगीन भूगोल भी कहते हैं इसको, जो इंटरमीडिएबल पीरियड है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा है भी है कि किस चीज़ से रिलेटेड है। अब जैसे मैंने आपको बताया था ग्रीक और रोमन के टाइम में कि इनके एक मेन इनका एक सेंटर हुआ करता था अलेक्जेंड्रिया, जहाँ पर ये स्टडी करते थे और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते थे। वैसे ही इनका अरब जोग्राफर का बगदाद है। ठीक है, बगदाद इनका एक सेंटर ऑफ नॉलेज के रूप में इस्टेब्लिश हुआ, इमर्ज हुआ एट द बेबीलोनिया, बेबीलोनिया टॉम। ठीक है, एट द बेबीलोनिया टॉम इन 762। ठीक, ये बात याद रखना। बेबीलोनिया की जो कब्र है उस पर बगदाद, यानी बेबीलोनिया जो इसको गिराया गया और इसके बाद बगदाद में ये ज्ञान के एक केंद्र के रूप में इसका उदय हुआ। ठीक है। हारून अल रशीद एक स्कॉलर हैं यहाँ के। हारून अल रशीद की छत्र छाया में बैतुल हिकमा, बैतुल हिकमा इनकी एक लाइब्रेरी है फेमस। कहाँ पर है वो? बगदाद में है। किसके द्वारा? हारून अल रशीद के द्वारा स्थापित की गई। और फिर यहाँ पर ये अलग अलग देशों से आपका इंडिया से भी, ग्रीस से भी, रोमन से भी टेक्स्ट को लेकर के आते थे। जो पहले के स्कॉलर्स हैं उनको अरबी भाषा में ट्रांसलेट करते थे और अपनी नॉलेज को इनहेंस करते थे। ठीक है। कहाँ पर? बैतुल हिकमा। बैतुल हिकमा लाइब्रेरी है, जैसे अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी हुआ करती थी। कहाँ पर है? बगदाद में, और हारून अल रशीद के द्वारा। ठीक है। आगे ऐसे ही इदरीसी का भी नाम आएगा आगे, अल इदरीसी। इसने यूनानियों के जो 5 जलवायु कटिबंध थे उनको गलत माना और संशोधित करके क्लाइमेटोलॉजी में 7 जलवायु पेटी बताई थी पूरे विश्व में। ठीक है। और जो अरब स्कॉलर्स हैं इन्होंने अक्षांश देशांतर के बारे में जानकारी दी, दिशा यानी डायरेक्शन कैसे करके निकालते हैं, समय का समय को शुद्ध करके इसको कैसे करके जो टाइम है टाइम कैलकुलेट करते हैं, मानचित्र मानचित्रों में, मैप्स में करेक्शन किया, स्पेशली जो टॉलमी के मैप्स हैं अल इदरीसी ने उसमें बहुत करेक्शन किए हुए हैं। इब्न हाकल ने वर्ल्ड मैप बनाए हैं इस प्रकार के। तो हम आगे पढ़ेंगे इनको अभी। ठीक है। तो इब्न हाकल ने भी जो पहले के मैप्स हैं उनमें करेक्शन किए हैं। तो अरब जो स्कॉलर हैं 7वीं से 11वीं सदी तक, 12वीं सदी तक इनका मेजर रोल है। और इस समय पर देखो इन्होंने, अरब स्कॉलर ने, इनके 7 मेन सेंटर हुआ करते थे जहाँ पर ये स्टडी करते थे। जेरूसलम है, कायरो या काहिरा, और टोलेडो स्पेन में है, कुस्तुनतुनिया टर्की में, दमिश्क सीरिया, बगदाद इराक में, और शिराज फारस में है। तो इनके साथ ये मेन सेंटर हुआ करते थे। ठीक है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? बगदाद इराक है। इसी में लाइब्रेरी है बैतुल हिकमा हारून अल रशीद के द्वारा। ठीक है। चलो, अब सबसे पहला नाम इसमें आता है अल बाल्की का। अल बाल्की जो है इसने सबसे पहली बार क्लाइमेटोलॉजी पर, जलवायु पर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है किताब अल अशकल। किसकी है? अल बाल्की की। ये एग्जाम में पूछता है कई बार, मैच द फॉलोइंग में भी पूछ लेता है और डायरेक्ट भी पूछ लेता है। ठीक है। किताब अल अशकल क्लाइमेटोलॉजी पर लिखी गई पुस्तक है, जलवायु मानचित्रावली है ये। ठीक है, क्लाइमेटिक एटलस है, याद रखना। क्या है ये? क्लाइमेटिक एटलस है। मानचित्र सहित खुरसान की जलवायु का विवरण दिया। मतलब ये खुरसान एक जगह का नाम है, तो इसको इन्होंने इसकी क्लाइमेट के बारे में जानकारी दी है। जो नदी है, नदी, समुद्र, इसको इन्होंने हरे रंग से, नीले रंग से, और जो डेजर्ट एरिया है इसको येलो कलर से, अलग अलग कलर से देखो, अलग अलग चीज को ये दर्शा रहा है। रिवर्स और समुद्र है तो उसको ब्लू, नीला कलर, डेजर्ट है तो उसके लिए येलो कलर, और माउंटेन है
पिरामिड्स हैं और छोटे छोटे नगर हैं, तो इनको किससे, जो त्रिभुजाकृतियां हैं, यानी कि सॉरी पिरामिड से, किससे, स्मॉल ट्राइंगुलर फिगर से, माउंटेन्स, पिरामिड्स और हाँ इन दो को, और छोटे छोटे जो नगर हैं, स्मॉल सिटीज हैं, इनको ट्रायंगुलर शेप जो फिगर होती है इस प्रकार से त्रिभुजाकार से दर्शाया। किताब अल अशकल इनके जो अनुभव हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, बाकी स्कॉलर जो यात्राएं करके आते थे उनसे जानकारी लेना, उनसे बातचीत करना कि क्या किस प्रकार से रास्ता है, कैसे कैसे करके तुम गए थे, तो उनसे इनको जो जानकारी मिली, जो पहले से व्यापारी थे उन्होंने कुछ ना कुछ संकलित किया होगा, कुछ ना कुछ कलेक्ट किया होगा इंफॉर्मेशन, तो उन सब से जानकारी लेकर के अपनी एक क्लाइमेटिक एटलस बनाए थे। तुम जब जा रहे थे मौसम कैसा था, तुम जब आ रहे थे कितना समय बाद तुम आए तो मौसम कैसा था, क्योंकि आप जानते हो कि जब इंडियन मानसून आता है तो इंडियन मानसून की दिशा 6-6 महीने बदल जाती है ना। गर्मियों के समय में साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट रहता है और सर्दियों में उल्टा हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। तो ये मानसून है, मानसून शब्द भी इन्हीं का है, अरबी भाषा का शब्द है मौसम। मौसम शब्द से निकला है मानसून या मानसून, जिसका मतलब होता है कि समय परिवर्तन के साथ, ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन एकदम अपोजिट हो जाना, जैसे इंडिया के केस में होता है। तो ये मौसम शब्द भी या मानसून शब्द भी इन्हीं का है। नेक्स्ट आता है इसके बाद इब्न हाकल। ठीक है, इब्न हाकल की सबसे फेमस पुस्तक जो पूछी जाती है एग्जाम में वो ये है, ए बुक ऑफ रूट्स एंड रियलम्स। ठीक है, इसने इनका एक कोट है ये, कि मैंने पृथ्वी का वर्णन लंबाई चौड़ाई में किया है, और मुस्लिम देशों के संबंध में लिखा है, मैंने प्रत्येक देश की सीमाएं निर्देशित की हैं, उनके नगर जिलों को भी दर्शाया है, नदियां जो उस प्रदेश में सिंचाई करती हैं, जलाशय जो उस प्रदेश के धरातल के रूप में संशोधित करते हैं, संसाधन जो उस में उपलब्ध हैं, आदि विषयों को सम्मिलित कर रुचिकर विषय बनाया है। तो ये इनका कोटेशन है कि जो भी कंट्रीज हैं उनकी लेंथ ब्रेड्थ उनके बारे में जानकारी दी है, और उनकी बाउंड्रीज के बारे में जानकारी दी है, हर एक कंट्री के बारे में, उनके जो शहर हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके बारे में, वहाँ के रिवर जो उस क्षेत्र को इरिगेट करती हैं, रिजर्वायर के बारे में, है ना, और वहाँ के टेरेन के बारे में, रिलीफ फीचर यानी कि इस सब के बारे में जानकारी दी है। ये इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल मसूदी। अल मसूदी जो है एक इम्पॉर्टेंट स्कॉलर है, बहुत एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अल मसूदी, इसने ईरान इराक का भूगोल लिखा है, उसने फारस, आर्मीनिया, कैस्पियन क्षेत्र, भारत, श्रीलंका, पश्चिमी उत्तर पश्चिमी जो अफ्रीका है यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका, स्पेन, इन सब के बारे में, इन देशों में यात्रा की, और जिसका वर्णन उसने अपने जो बुक्स है अरेबिक भाषा में उसमें लिखा है। विश्व को देखो इसने 7 क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड किया है। अल मसूदी ने मॉनसून के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, जो मानसून है, साथ ही ये बताया है इसने एक रिलेशनशिप इवेपोरेशन और रेनफॉल में जो रिलेशनशिप होता है, जाहिर सी बात है जब तक इवेपोरेशन नहीं होगा तो रेनफॉल नहीं होगा, तो इसमें इसने क्या किया, एक रिलेशन को स्टेब्लिश किया, बताया। और साथ ही पूरे विश्व में 4 इम्पोर्टेंट क्या है, जातियां हैं, 4 इम्पोर्टेंट कास्ट हैं, इसको बताता है, जैसे पर्शियन है, ग्रीक है, अफ्रीकन है, तुर्किश है, हिंदू और चाइनीज, इसके बारे में ये बोलता है कि 7 इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा जो वेदर कंडीशंस हैं उस पर काम कौन करता है, तो अल मसूदी का काम है उस पर, वेदर कंडीशन पे। इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं गोल्डन मियाडोज, किताब अल औसात, ये एवरेज नहीं, किताब अल औसात है, औसात, औसात, किताब अखबार अल जमा, किताब अल तनभवल इशरफ, महराज अल दुहाब, और सोन की चरागाह या चरागाह ऑफ सोन, और एनल्स ऑफ टाइम एंड गाइड ऑफ गैजेट यानी कि गजट निर्देश। ये इसके इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस हैं। ठीक है, चलो आगे। महासागर की जो रंग है, महासागर में यानी ओशन का कैसा कलर है, और सेलिनिटी, ओशन की लवणता और उसके कलर में इसने एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया है, बताया है। ठीक है, इसे अरब का हेरोडोटस भी कहते हैं, हेरोडोटस ऑफ अरब। किसको कहते हैं,
इसी को अल मसूदी को कहते हैं। और एक चीज देखो करेक्ट कर लेना, यहाँ पर जो मैंने सेवन्थ लिखा हुआ ना कि 7 जलवायु प्रदेशों में इसने डिवाइड किया है, इसको करेक्ट कर लेना, इसको 14 कर देना। 14 क्लाइमेटिक रीजन में इसने डिवाइड किया है, यहाँ पर 7 की जगह पर इसको 14 कर देना। ठीक है, बाकी ठीक है। कितने क्लाइमेटिक रीजन में? 14 में। और आपका हेरोडोटस बोलते हैं, ये सब इसकी इंपॉर्टेंट बुक है। ओशन में और सैलिनिटी में अंतर, मतलब एक रिलेशन बताया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अल बिरूनी। अल बिरूनी देखो, अल बिरूनी का बहुत इंपॉर्टेंट काम है किसमें? 11th सेंचुरी में। इसीलिए जो 11th सेंचुरी है इसे अल बिरूनी का युग कहते हैं। 11th सेंचुरी अल बिरूनी एरा। ठीक है, इसका फिलॉसफी में, मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, हिस्ट्री, मेडिसिन, इन सब में इंपॉर्टेंट काम है। साथ ही इसने अलग अलग लैंग्वेजेस में भी काम किया है, मतलब जैसे इसकी जो है अरबी भाषा में इसकी शिक्षा हुई थी, लेकिन अरबिन भाषा के साथ साथ का फारसी, यूनान, संस्कृत भाषाओं का भी गहरा अध्ययन इन्होंने गहन अध्ययन किया हुआ है और इसमें और काम किया। बुक्स इनकी किताब अल हिंद, किताब अल हिंद। साथ ही अल मसूदी, देखो अल मसूदी ने अपने नाम की बुक नहीं लिखी है। अल मसूदी नाम की बुक किसने लिखी है? अल बिरूनी ने लिखी है। रिसलहा, ये रिहला नहीं है, रिसलहा है। तारीख अल हिंद, तारीख मतलब हिस्ट्री होता है। अगर आप उर्दू में बोलते हो तो हिस्ट्री या इतिहास को उर्दू में बोलना तो तारीख होता है, मतलब भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो तारीख अल हिंद, राशिकत अल हिंद, अल कुनान, वेस्टीज ऑफ पास्ट, ये सारी पुस्तकें अल बिरूनी की लिखी गई हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है अरेबिक ट्रांसलेशन ऑफ पतंजलि। पतंजलि जो कि द बुक ऑफ एस्ट्रोनॉमी थी, इन्होंने कानून अल मसूदी लिखी है। ठीक है, तो ये पतंजलि है। किताब अल हिंद, अल मसूदी, रसलहा, ये सब तो बुक है। और पतंजलि जो बुक है, जो इंडिया की बुक है, ये अरबी में इसका अनुवाद करा इन्होंने। और टॉलमी की पुस्तक अलमगस्त के रूप ही इन्होंने कानून अल मसूदी लिखी है। जो अल मसूदी नाम की पुस्तक है, कानून अल मसूदी भी इसको बोलते हैं। तो जैसी एस्ट्रोनॉमी पर टॉलमी की बुक थी अलमगस्त, उसी के जैसी अल बरूनी ने कानून अल मसूदी लिखी है, जिसमें ब्रह्मांड के बारे में जानकारियां दी है। और पतंजलि बुक का इन्होंने अरबी में ट्रांसलेशन किया हुआ है। ठीक, साथ ही साथ अल बिरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ इंडिया भी आया है। ठीक है, अल बिरूनी ऑल्सो कम टू इंडिया विद मोहम्मद गजनवी। देखो ये इब्न बतूता नहीं है, तो इब्न बतूता तो तुगलक के साथ आए थे, ये मोहम्मद गजनवी है। मोहम्मद गजनवी के साथ अल बिरूनी आया है। अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो इसको याद रखना। ठीक है, साथ ही ये इंडिया में भी ठहरे हैं, यहाँ पर रह करके इन्होंने संस्कृत सीखी है, तभी तो जाकर के संस्कृत के बारे में जानकारी है। और संस्कृत का ट्रांसलेशन भी करते थे। देखो संस्कृत का इतना गहरा अध्ययन है कि संस्कृत की बुक का भी ट्रांसलेशन कर दिया उर्दू भाषा में। ठीक है, और हम ही नहीं कर पाएंगे, इसने अरबी सीखने के बाद पर्शियन सीखी, ग्रीक सीखी, संस्कृत सीखी, इतनी सारी भाषाएं सीखी हैं। ही ट्रांसलेट इंडियन टेक्स्ट एंड ऑल्सो ट्रांसलेट देम इनटू अरेबिक लैंग्वेज। सेंट्रल एशिया में इन्होंने ट्रेवल किया है काफ़ी, मेसोपोटामिया, पर्शिया, अरेबिया, इंडस वैली वाले क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में ट्रेवल किया है। और साथ ही साथ उनकी इंफॉर्मेशंस को अपने टेक्स्ट में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। ठीक है, कानून अल मसूदी मैंने आपको बता ही दिया, कानून अल मसूदी क्या है। तो इसमें खगोल विज्ञान के बारे में यानी एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानकारी है, साथ ही लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लाइंस के बारे में जानकारी है, और कुछ प्लेसेस के रीजनल ज्योग्राफी भी शो किए हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं इब्न सिना। इब्न सिना वो स्कॉलर हैं, तो ये एक सबसे पहले तो बुखारा, बुखार नहीं है बुखारा है, बुखारा के निवासी थे। इन्हें फादर ऑफ अरब ज्योग्राफी भी कहा जाता है। ठीक है, और इनके द्वारा ही जो अरब भाषा है, इसमें भौगोलिक ज्ञान कोश की रचना हुई है। जो ज्योग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया है अरेबिक लैंग्वेज में, वो इन्हीं के द्वारा हुई है। सॉइल इरोजन कैसे होता है, इरोजन के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इसके बारे में यानी भौतिक भूगोल में इन्होंने काम किया है। बस इतना याद रखना है। अल इदरीसी आते हैं नेक्स्ट। अल इदरीसी, अल इदरीसी देखो अल इदरीसी का जो काम है,
सिसली आइलैंड है, मैंने आपको दिखाया था इटली के पास। तो सिसली के एक रूरल हुआ करते थे शासक, रोजर सेकंड नाम के, है ना। तो रोजर सेकंड नाम के जो राजा था, उसका साम्राज्य में विश्व का एक मानचित्र बनाया, उसमें उसका कहाँ पर प्लेस है उसको दर्शाया। इस मानचित्र को समझने के लिए भी, ये मैप इतना कॉम्प्लेक्स था कि इस मैप को समझने के लिए इसने पुस्तक लिखी है, अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिजायर टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। ये पुस्तक का नाम है, देखो अल इदरसी बड़ा नाम है, या इदरसी ऐसे भी लिखते हैं। तो अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिजायर टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, उस मैप को समझने के लिए पुस्तक लिखी है। और टॉलमी की जो बुक है, टॉलमी की बुक का अरबी में अनुवाद किया, जो अल्मागस्ट पुस्तक है टॉलमी की, ठीक है, उसका अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया है। अल टॉलमी का जो वर्क है, उसका स्पेसिफिक इन्फ्लुएंस था अल इदरिसी पर। और इसकी बुक को भी इन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया, कि रिवाइज किया हुआ है। साथ ही इन्होंने 10 क्लाइमेटिक जोन में विश्व को डिवाइड किया है। इन्होंने 10 किया, अल मसूदी का 14 था, ठीक है। और रीजनल डिटेल्स दी हैं इसके विश्व की, क्लाइमेटिक डिवीजन दिए हैं, ठीक है। अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिजायर टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ तक आपको क्लियर है बात? किसी को कोई समस्या यहाँ तक? बताइए। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। ठीक हो गया। कंट्रीब्यूशन टू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में देखो इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो ये पहला वो स्कॉलर था अपने टाइम का जिसने नॉर्थ अफ्रीका के बारे में डिस्क्रिप्शन दी है, और साथ ही साथ उसके इंटीरियर पार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट वाज रियल एंड फैक्चुअल। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितने स्कॉलर थे वो नॉर्थ अफ्रीका के बारे में तो जानते थे, लेकिन इंटीरियर पार्ट के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। और अलिद रेसी वो स्कॉलर है जिसने पहली बार नॉर्थ अफ्रीका के साथ साथ अफ्रीका के जो आंतरिक क्षेत्र हैं उनके बारे में रियल और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी है। ये ग्रीक राइटर से, उनके आइडियाज से काफी इन्फ्लुएंस था, इसीलिए जो भी इसको थोड़ा बहुत करेक्शन लगा इसने टॉलमी के मैप में और उसके जो टेक्स्ट है अल्मागस्ट उसमें करेक्शन किया है, ठीक है। साथ ही पृथ्वी को ब्रह्मांड के मध्य में, क्योंकि ग्रीक से इन्फ्लुएंस था, तो ये भी मानता था कि पृथ्वी जो है वो पूरे ब्रह्मांड के यूनिवर्स के सेंटर में है, ठीक है। चलो आगे, अलिद ऋषि ने हिंद महासागर के बारे में ये लिखा है कि हिंद महासागर ये एक आंतरिक यानी कि इनलैंड ओशन है। कैसा है? इनलैंड ओशन है। चारों तरफ से संकरी खाड़ियों से संबंध है, तथा अन्य सागरों से क्या है? अन्य है, बाह्य सागरों से अन्य है, अलग है। साथ ही अलिद ऋषि के जो काम है, अलिद ऋषि ने जो भी काम किया है उसके काम से इब्न बतूता, इब्न खालदून, पीरीसीर, पीरीरीस, ये काफी प्रभावित होते हैं। और उसके कोलंबस एवं वास्को डी गामा भी प्रेरित हुए। ऐसे नहीं देखो ये एक दो को ही पढ़ेंगे, अब जैसा है जाहिर सी बात है, अगर कोई भी स्कॉलर इतनी बड़ी यात्रा करने के लिए जा रहा है तो एक दो को तो नहीं देखेगा। अभी पीछे मैंने आपको बताया था टॉलमी कि मैप से प्रभावित हुए थे, तो यहाँ पर ये कोलंबस, इनके भी मैप को चेक करेंगे एक बार, ये क्या कह रहे हैं। आप भी अगर कहीं बहुत दूर जाओगे तो आपको जानकारी नहीं है, आजकल तो सबसे आसान तरीका क्या है, यूट्यूब ओपन कर देते हैं। कोई बुक परचेस करनी है, एक बार रिव्यू देख लो। कहीं बाहर जाना है, नहीं पता है, एक बार वहाँ का वीडियो देख लो, रिव्यू देख लो। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, यूट्यूब ओपन कर लो, कोई वीडियो देख लो। तो आप जाहिर सी बात है एक तो नहीं देखते होंगे, दो तीन का देखते होंगे कि ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, इस जगह के बारे में, इस बुक के बारे में, तब जाके उसको देखते होंगे। ऐसे ही लेते हो या फिर ले ले तो बस ले ली सीधा। मैं तो ऐसे ही करता था जब मैं प्रिपरेशन करता था। तो देखा पहले रिव्यू, उसमें क्या है, क्या क्या कंटेंट मेरे काम का है, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है इसको ले लिया। तो ऐसे करके लेते हैं। तो ऐसे ही है, जब इतनी दूर यात्रा करेंगे, अपना घर बार छोड़ के जाएंगे, पता नहीं कि कहाँ जाना है, कितना दूर हो सकता है, कितना समय लग जाएगा, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना। तो ऐसे ही ये भी, इन्होंने भी इसकी जो है कि कोलंबस और वास्को डी गामा काफी इससे इन्फ्लुएंस हुए, ठीक है। सबसे पहला देखो इन्होंने सिल्वर मैप, मैप ऑफ सिल्वर यानी कि चांदी का मानचित्र बनाया, जिसको
टेबुला एरेना और द बुक ऑफ रोजर, ये नाम से भी इसको बोल सकते हैं। चांदी का एक मैप था जिसमें छोटे छोटे जो क्षेत्र हैं उनके बारे में जानकारी है, और छोटे छोटे मानचित्रों का भी निर्माण करके एक मानचित्रावली, ठीक है, सीरीज ऑफ मैप इसने तैयार की है। इसने डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है इंडिया और उसके आसपास की जो कंट्रीज हैं उनके बारे में। साथ ही डिस्क्रिप्शन इसमें हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल इवेंट्स जो हुए हैं उनके बारे में भी लिखा है। ठीक। अब देखिए जो डिस्क्रिप्शन ऑफ रिवर माउंटेन्स एंड टेरिटरीज बिकॉज दे डिड नॉट ऑब्जर्व द वर्क ऑफ अल मसूदी अल ब्रूनी, जो यहाँ पर रहे हैं इंडिया में। देखिए इसने जो भी डिस्क्रिप्शन दिया है अल बिरूनी और अल मसूदी के द्वारा जो ऑब्जर्वेशन किया है, ये भारत में रहे हैं अल मसूदी अल बिरूनी, तो इनको इसने स्टडी ज़्यादा नहीं किया है। तो अपने आधार पर, अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर जो नदियां हैं, पर्वत हैं, प्रदेश हैं, इंडिया के बारे में जानकारी लिखी है। ठीक है। ओके। फर्स्ट टाइम है मेरा, इस बार मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं BHU रेट का इंटरव्यू दे पाऊंगा। कॉन्ग्रेचुलेशन मौमिता, कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा जाएगा एकदम, बस फ्री माइंड होकर के एकदम दो इंटरव्यू, सब ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं। इब्न बतूता। इब्न बतूता भी ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, और इब्न बतूता को अरब जगत का, अरब वर्ल्ड का इसे मार्को पोलो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मार्को पोलो? मार्को पोलो ट्रेवलर था, तो ये भी बहुत ज्यादा ट्रेवल करता था, तो इसी वजह से इब्न बतूता को अरब का मार्को पोलो बोलते हैं। ट्रैवल करना इसे बहुत अच्छा लगता था, बचपन से ही ट्रैवलर था, घूमता रहता था अपनी गलियों में, सड़कों में घूम ऐसा नहीं है कि बस ऐसा है सच में, वो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि घूमते ही रहता था, बचपन से ही ट्रैवलर था, इसीलिए अरब जगत का मार्को पोलो बोलते हैं। इतना घूमता था कि घूमते घूमते एक दिन तुगलक से मिल गया। ठीक है, रास्ते में जा रहा था, एक दिन तुगलक से मिल गया, तो तुगलक ने कहा चलो भारत चलोगे? उसने कहा ठीक है चलेंगे। तो तुगलक ने इसे इनवाइट किया। तुगलक इनवाइटेड हिम एज अ काजी ऑफ दिल्ली। तुगलक के साथ आ गए इंडिया, और आकर के बन गए यहाँ काजी। इंडिया में फिर रहे 8 साल के लिए, कहा कि अब बस बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ। तो फिर चले गए कहाँ? चाइना भी चले गए। चाइना भी चले गए, ठीक है, वहाँ गए, वहाँ रहे कुछ समय वहाँ भी, और पूरा अपना जो भी इन्होंने घुमाई फिराई करी है अपने जीवन भर, तो इसको रेहला या ट्रेवल्स इस पुस्तक में, देखो ये रिसलाह नहीं है, इसमें एस नहीं है, ये रेहला है, इसका मतलब होता है ट्रेवल्स। ठीक है, तो इब्न बतूता ने ट्रेवल्स लिखी। आप कैसे याद रखोगे कि अल बिरूनी है, ये इब्न बतूता है? देखो, BATUTA, इसको ऐसे लिखना है स्पेलिंग को, यहाँ पर जो भी लिखी है, T फॉर ट्रेवलर और T फॉर तुगलक इनवाइटेड हिम एज अ काजी ऑफ दिल्ली। तुगलक ने ही इसको काजी के रूप में दिल्ली में इनवाइट किया था, और ये ट्रेवलर था। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन है ट्रेवलर, और मार्को पोलो किसे बोलते हैं अरब का? तो इसे ही बोलते हैं, इब्न बतूता को। ठीक है। अब आता है अल मकदूसी। देखो ये अल मसूदी नहीं है, ये अल मकदूसी नहीं है, ये अल मसूदी है, सॉरी, अल मसूदी नहीं, अल मकदूसी है। अल मकदूसी, इसने जलवायु का वर्गीकरण किया है, और जो कैसे करके चेंजेस होते हैं, तो ये इसने बताया है। अल मकदूसी ने ये भी बताया है कि विश्व में अधिकांश स्थलीय भाग क्या है, उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में है। अधिकांश स्थलीय भाग कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में, और जलीय भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। इसको आप याद रखना। ठीक है, ये वो वाली वहां की लाइन यहाँ पर आ गई है मुझे लग रहा है। चलो आगे। इब्न खालदून। इब्न खालदून ये इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिस्टिक स्कॉलर है। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या होता है, ये बता, आप याद रखना, ये क्या है? इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिस्टिक स्कॉलर है, और इसने मानव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन किया है। मनुष्य का और पर्यावरण का क्या संबंध है, इसको बताया, जाहिर सी बात है। और मुकदमा इनकी फेमस पुस्तक है, पूछी जाती है एग्जाम में बार बार, मैच द फॉलोइंग में, मुकदमा। और इस मुकदमा में इन्होंने जनसंख्या का कैसे करके जनसंख्या का विवरण, वातावरण का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, मनुष्य का क्या व्यवसाय होता है, राजनीतिक सत्ता, जलवायु, प्रदेश, इन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन दिए हैं। ठीक है, किसमें? मुकदमा में। ठीक है, ओके। अब आगे ये कुछ और स्कॉलर्स हैं, इनके नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। रहमूर मूजी, हिंद के करिश्मे या मार्वल्स ऑफ
ये पूछी गई है कई बार एग्जाम में। हिंद के करिश्मे, और ये आप अगर पीएचडी के एग्जाम दोगे तो वहाँ पर पूछी ही जाएगी। इब्ने खुर्दाद बेह, तो ये आपका रूट्स ऑफ कंट्रीज, रूट्स एंड कंट्रीज, और जो जापान कोरिया का वर्णन, हिंद एशियाई द्वीप, मलाया, इन सब के बारे में। अल याकूबी, ये नाम है थोड़ा सा, आप इसको पढ़ लेना, कुछ नहीं करना है, बस याद करना है और कुछ नहीं है। अल इदरीसी, अपने बिरूनी, अपने हाकल, इस्तखरी, और अबू जैद बलखरी अल मकसूदी। ठीक है। और ये भी कुछ और नाम है, ये इनमें से कुछ नाम तो पीछे लिखे हुए हैं, बाकी रहम उर्मुजी और याकूबी अल बाकरी, इशवान अल सेफा। ठीक है? तो ये टॉपिक भी हो चुका है आपका कंप्लीट। ठीक है। तो आज हमने दो दो टॉपिक पढ़ लिए हैं। कौन कौन से? एक तो रोमन और दूसरे अरब। कल ये 4 टॉपिक कंप्लीट होंगे। ठीक है। चलिए, तो अब आप इसके नोट्स बनाइए और इसको रिवाइज कीजिए। अगर किसी को कोई समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैप इसमें नहीं लगा हुआ है। मैप में देख लेना कि अरब कहाँ से कहाँ तक है। मैप गूगल में टाइप करना अरब, अगर नहीं भी पता है आपके पास, वो तो होगी ही, ऑक्सफोर्ड या फिर ओरिएंट ब्लैक स्वान, उसमें क्या है। अगर कोई प्रॉब्लम है स्पेसिफिक ऐसी कोई, तो उसको बताओ ना। मैप ढूंढना कोई बहुत बड़ी काम है? यहाँ पर मैप लगा हुआ नहीं है। एक काम करना, गूगल में लिखना, अगर वैसे भी नहीं फाउंड मिल रहा है, लिखना अरब, अरब मैप, बस आ जाएगा। कुछ नहीं करना है उसमें, इतनी सी मेहनत की बात है बस। चलो ठीक है, अब इसके कोई अलावा कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो समझ में ना आई हो? ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।